नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी में हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के साथ एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आज की स्ट्रेट टॉक हम करने जा रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर और उनके आदर्शों को। क्या हमारे जो सांसद हैं, माननीय सांसदगण, वो भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि। हम चाहते हैं कि बाबा अंबेडकर ने भारत के लिए जिस सपने को देखा था, खास करके शोषितों और वंचितों के उत्थान का जो सपना उन्होंने देखा था, उनकी पुण्यतिथि के 6 दशक के बाद क्या वो उत्थान या कहीं उसके आसपास की स्थिति को भी भारत जो है छू सका है, पहुंच सका? और खास करके जो इन समुदायों से, जो कि कहते हैं कि पिछड़े वर्ग या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाले जो सांसद हैं, उन्होंने क्या इनके उत्थान के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है? क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। कुछ इसी सवाल के साथ और कुछ फैक्ट्स भी हम चाहते हैं कि पहले अपने दर्शकों के सामने रखेंगे स्ट्रेट टॉक में। आइए शुरू करते हैं आज की स्ट्रेट टॉक और समझने की कोशिश करते हैं कि भीमराव अंबेडकर के आदर्शों वाला भारत कितना बन सका है या फिर बहुत पीछे ये मुद्दे जो है, आदर्श जो है, वो छूटते जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं स्ट्रेट टॉक। तो दलित आदिवासी सांसद, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? क्या वो इन वर्गों के उत्थान के लिए, इन वर्गों में हो रहे भयंकर पलायन के लिए, भयंकर बेरोजगारी के लिए, भयंकर शोषण के लिए संसद में सवाल भी पूछते हैं, या फिर जो एक पर्सनल बिल लाया जाता है वो भी करते हैं, या फिर चर्चा जो है कितनी इसमें इस मुद्दे पर की जाती है? हम चाहते हैं कि पहले आज के सवाल हम अपने दर्शकों के सामने रखें स्ट्रेट टॉक के जरिए, और फिर आज के मेहमानों के जरिए उनको समझने की कोशिश करें। भारत में वंचितों की स्थिति में क्या सुधार आया है? पहला सवाल ये, कैसा है भारत में दलित आदिवासी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड? ये भी समझने की कोशिश करेंगे। बाबा अंबेडकर के निधन को 6 दशक हो चुके हैं। पुण्यतिथि पर संसद परिसर में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी हों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हों, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हों, सबने वहाँ पर बाबा अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अनुसूचित जाति जनजाति कितने सशक्त बनाए गए हैं हमारे माननीय सांसदों के जरिए, हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के जरिए। नेताओं ने सामाजिक उत्थान के लिए कितना जोर लगाया है। आरक्षण पर सवाल उठता है, कई बार आरक्षण को रिफॉर्म करने की बात होती है, जातिगत जनगणना की बात होती है। इन सब के केंद्र में जो ये वर्ग है दलितों आदिवासियों का, इस वर्ग के उत्थान के लिए कितना जोर लगाया जा रहा है। भारतीय संविधान में विशेष अधिकार हैं, सुरक्षित सीटें हैं, क्या पूरा लाभ उठा सका है भारत का ये वंचित और शोषित वर्ग? क्योंकि जहाँ जहाँ जो इलाका इन वर्गों से उनकी संख्या वहाँ पर ज़्यादा होती है, उन इलाकों में अभी भी गरीबी के आंकड़े देख लीजिए, अभी भी शोषण के आंकड़े देख लीजिए, अभी भी रोजगार के लिए पलायन के आंकड़े देख लीजिए। ये सबसे ज़्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। आइए आज के हमारे मेहमानों का स्वागत कर लेते हैं। स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार पटना से हेमंत कुमार, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अभय ओहरी जी, मध्य प्रदेश के रतलाम से, ट्राइबल लीडर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में अभय ओहरी जी आपसे करना चाहूंगी जी। मौजूदा भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी प्रतिनिधित्व, उनके बारे में ये कहा जाता है, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने जो है आदिवासी वर्ग का जो है कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाने में, उनको सशक्त बनाने में पूरा का पूरा योगदान दिया है। क्या राष्ट्रपति मुर्मू के चयन के बाद से, राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत में आदिवासी वर्ग में किसी तरह का सशक्तिकरण पहले के मुकाबले बढ़ा? आपका क्या खुद का स्वयं का आकलन? जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए। और जो आज का डिस्कशन हो रहा है, ये डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण है कई मायनों में। और जैसा कि आपने पूछा है कि भारत में राष्ट्रपति आज जो है वो अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं, और अनुसूचित जनजाति वर्ग का जो राष्ट्रपति है वो पहली बार यहाँ पर इस देश को मिला है। और ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हम ये कह सकते हैं कि आज अनुसूचित जनजाति वर्ग के उस व्यक्ति को उस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है जिसके लिए वो पिछले 7 दशकों से इंतजार कर रहे थे।
पर अगर हम आदिवासियों की सशक्त नेतृत्व की बात करें या उसके उत्थान की बात करें, तो कहीं ना कहीं आज भी बहुत ज्यादा पिछड़ापन है। हम्म। खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो पिछड़े हैं, रिमोट एरिया है, ट्राइबल इलाके हैं, हम्म। वहां पर आज शिक्षा की स्थिति बहुत ही अ, अच्छी नहीं है, दयनीय है। यहाँ तक कि रहन सहन और जो उनका एक जो जीने का तरीका है वो हम्म। भी उस लेवल पे नहीं आया है। क्योंकि शिक्षा की जो बात कह रहे हैं हम, शिक्षा जो आज मिलना चाहिए थी 6 दशकों के बाद भी, हम्म। कि इस देश में उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, वो नहीं मिला है। हम्म। राष्ट्रपति जरूर हमें मिली है। हम राष्ट्रपति जो हमारे वर्ग से हैं, हम्म। तो उसके कारण हम ये जरूर कह सकते हैं गर्व के साथ कि हमारे वर्ग के राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर है। हम्म। पर उसका लाभ नीचे तबके पर कितना हो रहा है, ये किसी भी पार्टी के लोगों ने कभी सोचने का या देखने की जहमत नहीं उठाई। क्योंकि यहाँ पर जितने भी सांसद जो खासकर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से चुनकर जाते हैं, हम्म। वो वहां जाने के बाद उस तबके की बात नहीं उठाते हैं। वो अपना अपना खुद का या अपने परिवार का विकास कर लेते हैं, पर वो पूरे वर्ग का जो एक प्रतिनिधित्व करना चाहिए, जो वर्ग के लिए आवाज उठाना चाहिए, उसकी कमी आज कहीं ना कहीं अभी भी देखने को मिल रही है। और खासकर अभय मध्य जी, प्रदेश अभय जी, जैसे आपने कहा कि शिक्षा का अभी भी अभाव दिखता है इन दूर दराज के आदिवासी इलाकों में या फिर जो है अनुसूचित जाति बहुल इलाकों में। शिक्षा के अभाव, स्कूल जगह जगह खोले गए हैं, क्या दूर दराज के इलाकों में स्कूल की जो स्थिति है वो सही नहीं है या फिर शिक्षा के प्रति जागरूकता ही नहीं है? नहीं मैम, जागरूकता तो बहुत है। हम्म। आज छात्र पढ़ना चाहता है, पर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं शिक्षकों के। और जो पद भरे जा रहे हैं वो संविदा के आधार पर भरे जा रहे हैं। और जो नियुक्तियां हो रही है, वो नियुक्तियां उन रिमोट इलाकों में नहीं होती है जहां पर उनको जरूरत है, वंचित वर्ग को जो जहां जरूरत है। और वहां पर स्कूलों की ये स्थिति कि आज कई स्कूल बंद होने की स्थिति में आ गए हैं। कुछ स्कूल जो छात्रावास के रूप में चल रहे हैं, वहां जरूर कुछ व्यवस्थाएं उनको रहने के लिए की गई है। पर शिक्षा का सही अगर उपयोग करके अगर कोई व्यक्ति अपने समाज उत्थान के लिए अगर करने के लिए सक्षम होगा, तो वो उससे देखा जाता है कि उस वर्ग से कितने लोग आईएएस आईपीएस बने या कितने इंजीनियर डॉक्टर्स तैयार हुए हैं। तो वो आज भी कमी देखने को मिल रही है। आर्थिक स्थिति भी उसी के कारण बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। हम ये कह सकते हैं कि शिक्षित तो हुए हैं, पर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जिस लेवल तक 7 दशकों के बाद एक उस समाज को होना चाहिए था। क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का ये सपना था कि 10 साल हम इनको रिजर्वेशन दे के उस समाज में बराबरी के स्थान दिलाएंगे। पर वो 10 साल बढ़ाते बढ़ाते आज 70 साल हो गए हैं। 70 साल बाद भी हम उस स्थिति में नहीं आ पाए। तो ये सोचने का कुछ। तो सबसे बड़ा जो कसूरवार आपको इस पूरी परिस्थिति पे किसको आप पाते हैं? सांसदों को, राजनीतिक दलों को, या फिर स्वयं इस शोषित और वंचित वर्गों के जो बुजुर्ग हैं, या फिर जो सरपंच है, इलाके के सरपंच है, गांव के सरपंच है, या फिर अपने समुदाय के जो मुखिया हैं? जी, सबसे पहले तो दोषी अगर हम किसी को मानेंगे तो जनप्रतिनिधियों को ही मानेंगे। उसके पीछे कारण है कि जनप्रतिनिधि समस्त जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होता है, जिसकी जवाबदेही होती है कि उस क्षेत्र की जितनी भी समस्या उसका निराकरण करे। अगर उस क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, उस क्षेत्र में अगर खाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं मिल रही है या उसको रहने के लिए मकान नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए वो आवाज उठाए। तो वो कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। और दूसरा सबसे बड़ा जो दोषी वर्ग है वो है जो समाज के नाम पर आरक्षण लेके बड़े पदों पे तो बैठ गया है, पर आज वो अपनी जिम्मेदारियों से बहुत दूर है और वो अपने वर्ग के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। वो सिर्फ अपने परिवार को पालने के लिए और उसको परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ही काम कर रहा है। क्योंकि वो जिस वर्ग से प्रतिनिधित्व के रूप में गया है, क्योंकि उनको जो सीटें दी गई है वो सीट उस वर्ग से जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, उनको दी जाती है। ऐसे कैसे जनप्रतिनिधियों का भी है। तो वो जा तो रहे हैं पर वो आवाज नहीं उठा रहे। तो सबसे बड़े दोषी तो जनप्रतिनिधि। तो कहीं ना कहीं संसद में इस वर्ग की समस्याएं और इनकी चिंताओं को जगह नहीं मिल रही है। ये भी एक प्रमुख कारण है कि अभी भी भारत में ये जो तबका है शोषित और वंचित तबका बना हुआ है। और वो भी तब जब
पुण्यतिथि बाबा अंबेडकर की मनाई जा रही है, लेकिन इनके बारे में चिंता करते हुए ये माननीय सांसद नजर नहीं आते हैं। क्या सिर्फ खाना पूर्ति मात्र कर दी जाती है, पुष्पांजलि अर्पित करके, श्रद्धांजलि अर्पित करके बाबा अंबेडकर के आदर्शों की खाना पूर्ति की जा रही है, उस पर चलते हुए ये माननीय सांसद नजर नहीं आते? क्योंकि अगर सवाल उठाने का मसला हो या फिर पर्सनल बिल लाने का मसला हो, इसका जो डेटा है वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है, सवाल खड़े करता है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं स्ट्रेट टॉक में, उसके बाद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार भी। उनसे समझेंगे कि बिहार और झारखंड जैसे जो राज्य हैं, यहाँ पर भी जो ये तबका है, दलितों का तबका है, आदिवासी समुदायों का तबका है, यहाँ पर पलायन और बेरोजगारी और गरीबी ये अभी भी बड़ी समस्या बनी हुई है। क्या वहाँ के सांसदों को ही इसका सबसे बड़ा कसूरवार माना जाए? इस सवाल के साथ लौटेंगे ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और हम आज की स्ट्रेट टॉक में भारत के दलितों, आदिवासियों की जो स्थिति है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी स्थिति में सुधार क्यों नहीं आ रहा है, जबकि बाबा भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलने का जो दम्भ है वो तमाम राजनेता, तमाम राजनीतिक दल, तमाम सांसद भरते हैं, लेकिन उनकी स्थिति वहीं पर है। बेशक उनको मुफ्त अनाज की बात हो, मुफ्त आवास की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, या फिर उनकी शिक्षा की बात हो, दम भरा जाता है कि इनको सशक्त बनाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हेमंत कुमार। हेमंत सर, क्या वजह है, किस मुद्दे पर हम अभी भी वही बात कर रहे हैं जो शायद 70 साल पहले जो मेरे सीनियर जर्नलिस्ट करते होंगे सवाल, वही सवाल मैं भी दोहरा रही हूँ। हेमंत सर। धन्यवाद नेहा जी। अभी की जो बिहार में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में जो 34% आबादी के बारे में बताया गया कि 34% आबादी जो है उसकी आय 6,000 रुपए से कम है। तो वो कौन लोग हैं? वो भारत एक ऐसा समाज है जिसमें गरीबी, पिछड़ापन और भुखमरी ये सब जाति में अंतर्निहित है। यहाँ क्लास ही कास्ट है और कास्ट ही क्लास है। तो अब रही बात कि जो इनके नुमाइंदे हैं, जिनके बारे में आप सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने इनके लिए क्या किया, तो आज अब जब देखेंगी कि उन नुमाइंदों को जो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने आजाद हिंदुस्तान की पहली सरकार में उनको मंत्री बनाया गया और उन्होंने अपने वसूलों पर उस सरकार से इस्तीफा भी दिया जी। वह था हिंदू कोड बिल। वो सिर्फ दलितों का मसला नहीं था, वो पूरे भारतीय समाज की महिलाओं का मसला था। पूरे भारतीय समाज के भीतर जो समाज है उसके सशक्तिकरण का मसला, महिलाओं को जी। सवाल पर, उसमें और भी कई सवाल थे। उसमें सवाल थे पिछड़ों के लिए अलग से आयोग गठन का सवाल, उसमें ये सारे सवाल, टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसमें बहुत सारे थे, और वो पूरी तरह से भारतीय समाज के लोकतांत्रिकरण का एजेंडा था एक तरह से। लेकिन आम्बेडकर का घोर विरोध हुआ, उनके जिंदगी पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। उस समय आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग, करपात्री जी महाराज जो रामराज पार्टी चलाते थे, ये तमाम लोग हिंसक आंदोलन पर उतर गए थे उनका विरोध करने के लिए। तो आज की तारीख में जो सांसद हैं वो सब अपने, जो खास करके एससी एसटी कम्युनिटीज के, वो सब अपनी पार्टी के माउथपीस के अलावा कुछ नहीं है, माउथपीस से भी कम समझ लीजिए उनको। वो एक तरह से अपनी पार्टी के गुलाम की स्थिति में है। उनका वो अपनी ओर से कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं। पार्टी के निर्देशों का पालन करना है, उसके अलावा न तो कोई दलित उत्पीड़न पर, आदिवासियों के उत्पीड़न पर कुछ अलग से कुछ नहीं कहना है उनको। पार्टी जिस लाइन पर काम करेगी उस लाइन पर उनको बोलना है। तो सबसे पहला डेविएशन तो बाबा साहब के साथ यही शुरू हो जाता है। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सरकार से इस्तीफा दिया जी। और उनकी वंदना करने वाले लोग, उनको अपना आदर्श मानने वाले लोग, वो इस्तीफा देने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं, वो पार्टी में अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं। तो आज जो अगर स्थिति है, जो पिछड़ापन है, गरीबी है, अशिक्षा है, भुखमरी है दलितों के भीतर, आदिवासियों के भीतर, मैं समझता हूँ कि
सरकारों ने इस मसले पर बहुत ही सचेतन ढंग से काम नहीं किया है। उनका मकसद इस पर बहुत ही टोकेनिज्म टाइप का रहा है। इसी का नतीजा है कि आप आज की तारीख में भी जो घोर ये गरीबी भुखमरी का जो मसला है वो इन समुदायों के भीतर में है और उसको एड्रेस करने की बात आज भी होती है। आज भी आप 5 kg अनाज देते हैं 80 करोड़ लोगों को और वाहवाही लूटते हैं। तो आप बताइए शिक्षा का जो एजेंडा है उस एजेंडे पर आप जाकर घूम कर देख लीजिए। मैं जहां का रहने वाला हूं मुजफ्फरपुर जिले का, बिहार के, हमारे जिले में अविभाजित बिहार के का सबसे बड़ा आवासीय विद्यालय था जो SC ST के लिए था उस समय। बाद में बहुत सारे विद्यालय बने और उस विद्यालय का में मुझे लगता है कि शायद 2-4 साल पहले मैं उस विद्यालय में गया था तो वहां बच्चों की स्थिति देखकर लग रहा था कि आप सोमालिया में आ गए हुए हैं। तो सब कुछ खर्च होता है, सारे पैसे खर्च होते हैं, लेकिन उस समुदाय के अपलिफ्टमेंट को लेकर के अगर समाज लोकतांत्रिक नहीं होगा, आपके भीतर ये नहीं आएगा कि हमको समाज को आगे ले जाना है। पूरे समाज, जब तक समाज का यह तबका आगे नहीं बढ़ेगा, भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये थिंकिंग तो है नहीं, ये है कि हम इनको कुछ इनके ऊपर आसान कर रहे हैं। हेमंत सर, क्या समाज का जो तबका है, जो दबंग तबका है या फिर ताकतवर तबका है, क्या इन प्रतिनिधियों को इतना प्रभावित कर पा रहा है कि वो प्रतिनिधि जो है या फिर जो नेता है अपने वर्ग और अपने समुदाय की बात रख पाने में आज भी अक्षम है, जबकि उसके पास जो है लोकतांत्रिक ताकत और लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर वो सांसद है या फिर अगर वो किसी विधायक पद पर है या फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण पद पर है, फिर भी जो ताकतवर तबका है उस पर अभी भी प्रभुत्व बनाए हुए है, कंट्रोल बनाए हुए है, या फिर करप्शन। जी, अगर आप पीछे मुड़ करके देखें तो बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात क्यों की थी? ताकि ये इन तबकों के लोग उन दबावों से मुक्त होकर के अपनी नुमाइंदगी कर सकें। यही तो था जिसमें बाद में पूना पैक्ट हुआ। महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि इससे भारतीय समाज विभाजित हो जाएगा। जी। और उनकी जान बचाने के लिए बाबा साहब ने बहुत ही बुझे हुए मन से उन्होंने समझौता किया, पूना पैक्ट के पर हस्ताक्षर किया और वो रो पड़े थे जब उन्होंने हस्ताक्षर किया था। तो और उसकी हकीकत है सामने। आज की तारीख में जो अधिकतर मैं समझता हूं कि जो सबसे ताकतवर भी दलित और आदिवासी सांसद विधायक आपको दिखाई देता होगा, वो भी सबसे कमजोर होता है उन सबके बीच में। उनको उसको डर ये लगा रहता है कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जो ताकतवर समूह है वो समूह हमारे खिलाफ चला जाएगा। तो ये जो है सोसाइटी का जब तक लोकतांत्रिकरण नहीं होगा तो ये प्रक्रिया तब क्योंकि आपको मजबूरी में नेता माना जाता है, आप मजबूरी के उनके नुमाइंदे बनते हैं। उनको लगता है कि अरे चलो सीट ही आरक्षित है तो क्या होगा, इसी के बीच तो हमको चुनना है। लेकिन तो ऐसे में वो उनकी कोशिश होती है कि इनके बीच में जो सबसे कमजोर हो उसको चुन लिया जाए। इसीलिए बाबा साहब को चुनाव हारना पड़ा था। पहला बाबा साहब जो चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, चुनाव हार गए। तो उनसे काबिल, तो मैं समझता हूँ कि कंटेम्पररी वर्ल्ड में उनसे काबिल बहुत कम लोग थे। भारत की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कंटेम्पररी वर्ल्ड में उनके बरक्स बहुत कम लोग थे, फिर भी उनको चुनाव हार जाना पड़ा। तो काबिलियत की कद्र कहाँ हुई? इसलिए हरा दिया गया कि माना गया कि सबसे काबिल है, सबसे अपने समाज के हित की बात कर रहा है, तो इसको हराओ। उनको पहला चुनाव को हराया गया। हम आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर बात कर रहे हैं नेहा जी, और हम सबकी श्रद्धांजलि बाबा साहब के चरणों में है। वो राजनेता थे, अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे, दार्शनिक थे। उनमें जितनी काबिलियत थी, आप उनके नाम के आगे जितना विशेषण जोड़ना चाहें जोड़ लीजिए, सब उन पर फिट बैठता है। वो सिर्फ वो कहने के लिए नहीं उन पर चस्पा किया जा रहा है, बल्कि वो थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय से लेकर के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक उन्होंने जो पढ़ाई की और भारत
के को आगे ले जाने के लिए, भारत एक आधुनिक राष्ट्र बने, आधुनिक समाज बने, इसके लिए उन्होंने क्या क्या यत्न किए, ये इसके आईने में जब आप देखेंगी तब आपको लगेगा कि उनके साथ कितना, उनके साथ जब अन्याय हुआ तो उनके समाज के लोगों के साथ अन्याय तो हो ही रहा है। बाबा साहब को 1990 में भारत रत्न मिला मरणोपरांत, उसके पहले ढेर सारे लोगों को मिल चुका था। आप बताइए कि बाबा साहब का मूल्यांकन दूसरे लोग, आज की तारीख में जो लोग सत्ता में है वे लोग तो बाबा साहब की पूरे विचारों को ही घोर करके उसको खत्म कर देना चाहते हैं। जी जी। कांग्रेस ने तो अन्याय किया ही जी। जो आज की तारीख में जो लोग हैं वो तो बाबा साहब के विचारों को ही निगल जाना चाहते हैं, उसको हजम कर जाना चाहते हैं, उसको ऊपर आने ही नहीं देना चाहते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक ये वजह भी हो सकती है कि 35% जो है। आप जो राष्ट्रपति महोदया की बात कर रही थी, राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, उसके पहले रामनाथ कोविंद जी, मैं इन दोनों आदरणीय लोगों के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि इन लोगों ने अपने अधिकार की, अपने सम्मान की रक्षा करने में भी चूक की। तो अपने समाज की सम्मान और अधिकार की कहां बात कर सके जब वो अपने व्यक्तिगत अधिकार और सम्मान। और रामनाथ कोविंद जी के साथ जो घटना हुई, उन घटनाओं को क्या रामनाथ कोविंद जी ने उस पर कोई बातचीत की नहीं की? पुरी में जो उनके साथ पंडों ने वहां पर धक्का मुक्की की थी जी, वो तो लिखित रिकॉर्ड में है वो, लेकिन कोविंद जी ने उस पर कोई ये नहीं लिया, कोई संज्ञान नहीं लिया, उन्होंने उसको एक तरह से पी लिया, उस पर बात नहीं हुई। द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जो दिल्ली में हुआ, हौज खास में जो मंदिर है वहां, उन्होंने कोई उस पर बातचीत आगे नहीं बढ़ने दी, बात उसको खत्म कर लिया। तो ये आज की तारीख में जो लोग सत्ता पर काबिज हैं वो क्या चाहते हैं? आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहते हैं, दलितों को चाहते हैं कि तुम टीका चंदन लगा करके और रामनामी ओर करके भजन करो और अपने आप को मानो कि सबरी ने के जूठे बेर राम ने खाए थे, और ये सुन करके तुम गौरवान्वित होते रहो, भक्त बनो, लेकिन अपने अधिकार की बात, अपने सम्मान की बात ना उठाओ। शिक्षा का सवाल, अधिकार का सवाल, ये सारे सवाल तुम भूल जाओ जी। तो यहाँ ले जाना चाहते हैं। बाबा साहब वो अकेले वाहिद व्यक्ति थे पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के खतरे से आगाह कराया था। बिल्कुल, उन्होंने कहा था हिंदू कुछ भी कह ले, लेकिन हिंदुत्व जो है वो समानता, भाईचारा, बंधुत्व का घोर विरोधी है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी हेमंत सर, मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गंभीर है और जिन पर जो हम चर्चा करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज के इस वर्ग की दुर्दशा के लिए सबसे बड़ा कसूरवार क्या वही तबका है जो अपने आप को ताकतवर कहता है, या फिर इसमें सभी का बराबर का योगदान है? सिर्फ राजनीतिक दलों को कोसना या फिर उन राजनीतिक दलों को समर्थन करने वालों को भी जिम्मेदार ठहराना? अब हमें इस तरीके से भी सोचना चाहिए, खास करके जो भी भारत के प्रति राष्ट्र प्रेम रखते हैं उनको। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और बाबा साहब अंबेडकर, उनकी पुण्यतिथि है, पूरा देश, पूरा भारत उनको याद कर रहा है, सांसद उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं, विधायक उनके आदर्शों की बात कर रहे हैं, राजनीतिक दलों के नेता उनको याद कर रहे हैं, उनके आदर्शों पर चलने का दंभ भर रहे हैं। लेकिन वाकई में जो आंकड़े हैं वो तो ये दर्शाते हैं कि चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे सामाजिक सम्मान की बात हो, चाहे न्याय की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, हर मोर्चे पर ये जो वर्ग है अब भी शोषित और वंचित बना हुआ है। अभय जी, एक आंकड़े मेरे पास हैं जो कहते हैं कि जब हायर एजुकेशन की बात आती है, मैं ट्राइबल वर्ग की बात कर रही हूँ, आदिवासी वर्ग की बात कर रही हूँ, तो हायर एजुकेशन में ये गैर दलितों के मुकाबले तो बहुत ही घट जाती है। बल्कि मैं ये देख रही हूँ कि ये जो आंकड़े कह रहे हैं कि 54% आदिवासियों के पास तो जो संचार और परिवहन है उसकी सुविधा तक का अभाव है, और 52% तो बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे अब भी जीवन यापन कर रहे हैं। डॉक्टर अभय जी। जी बिल्कुल सही बात है, और ये जो आंकड़े हैं ये फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कम है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो 70% के लगभग जो बीपीएल धारी लोग हैं, चाहे वो एसटी एससी का हो चाहे ओबीसी का हो, तो वो है। अगर इन सबको मिलाते हैं तो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और जहां तक मैं हायर एजुकेशन की बात करूं तो आईआईटी आईआईएम जैसे जो इंस्टीट्यूट है वहां तक ये वर्ग पहुंच ही नहीं पा रहा है, और अगर कुछ लोग पहुंच भी जाते हैं
तो वहां पर इनके साथ आए दिन हम पेपर के माध्यम से, आए दिन हम समाचार पत्रों के माध्यम से देखते हैं कि वहां पर भी इनके साथ भेदभाव हो रहा, चाहे वो मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके हो, चाहे वो वहां पर बैठ के उनके साथ बात करने का हो या उनकी आवाज सुनने का हो। तो इस तरीके के कई जो है शोषण अभी भी हो रहे हैं। अभी हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो हायर एजुकेशन है वहां पर जो एसटी एससी को मिलने वाली छात्रवृत्ति, क्योंकि जो ज्यादातर लोग जो यहाँ से सिलेक्ट होके जाते हैं वो गरीब वर्ग से आते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं छात्रवृत्ति के आधार पे ही वो लोग अपना शिक्षण पूरा करते हैं। पर 2-2, 3-3 साल तक उनको अगर छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, हॉस्टल में उनको पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है उनके पिछड़ने का। क्योंकि एक बजट का प्रावधान है जी। अपना जब सरकार अपना बजट बनाती है तो एसटी एससी वर्ग के लिए बोलने के लिए तो बहुत बड़े आंकड़े 700 करोड़ 800 करोड़ का हम बजट सिर्फ इस बात के लिए खर्च करेंगे, पर जब वहां पर बात आती है तो वो राशि नीचे तक आने से पहले ही दूसरा साल आ जाता है, अगला बजट आ जाता है और पता चलता है कि जो पिछले बजट में राशि मिली वो राशि लैप्स होने की स्थिति में आ गई। कई बार तो उस राशि का उपयोग किसी और मद में कर लिया जाता है और ये सारे जो पावर अधिकार है ये सब नेता मंत्री लोग मिलके और डिसाइड कर लेते हैं और उस वर्ग के लोगों तक वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो इस तरीके का भेदभाव हो रहा है जो महसूस नहीं हो रहा है। एसटी एससी के लोग उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये बड़े लेवल पे ये काम होता है क्योंकि बड़े लेवल पे जो बोलने वाला है वहां पर हमारे सांसद विधायक या जो हमारे अधिकारी वो उनको कहीं न कहीं दबाव में रख के ये काम किए जाते हैं। तो इसके कारण ये पिछड़ापन जो है देखने को मिल रहा है। और तो डॉक्टर अभी जब पिछले साल चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो आदिवासी वोट बैंक के सामने जिस तरीके से वायदे किए गए थे, जिस तरीके की बातें यहाँ पर रखी गई थी, कहीं ना कहीं उससे आदिवासी वर्ग काफी प्रभावित भी नजर आया था। इस पर आपकी क्या टिप्पणी मैं समझना चाहूंगी कि आदिवासियों का जो आकर्षण है बीजेपी की तरफ से काफी ज्यादा हुआ है, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए चाहे छत्तीसगढ़ की बात की जाए। देखिए ये आंकड़े तो कुछ और ही, परिणाम कुछ और आए हैं और आंकड़े कुछ और थे, सर्वे कुछ और थे। एसटी एससी के जो लोगों का एक जो मूल भावना है उनका किसी भी पार्टी विशेष से कोई लगाव नहीं है। उनका एक ही मकसद है कि उस वर्ग के या उस तबके के लोगों को वो सारी सुविधाएं मिले जिसके लिए वो हकदार हैं। तो उसको लेके ही वो वोट करते हैं जी। और बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव के पहले कई वादे करती है और उन वादों में वो वादों के अनुसार वो वोटिंग भी करते हैं। पर उस वोटिंग के बाद की स्थिति जो है मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि जो चुने हुए, मान लो भाजपा की सरकार बनी और भाजपा में सबसे ज्यादा अगर आदिवासी विधायक चुन के गए, वो चुनने के बाद 5 सालों तक, अगले 5 सालों तक उनका रिपोर्ट कार्ड देखो कि उन्होंने क्या काम किया है, उनके मंत्रियों ने क्या काम किया है। वो जब रिपोर्ट कार्ड आप देखेंगे तो आप आश्चर्य होगा आपको कि उनको जो राशि दी जाती है, जो सांसद विधायकों को जो सांसद फंड, विधायक फंड जो दिया जाता है वो भी खर्च नहीं होता है। हम रतलाम झाबुआ जो आदिवासी सीट की बात करें तो पिछला जो हमारे पास डाटा है कि जो आवंटन हुआ था उस आवंटन का 10% राशि भी उन्होंने खर्च नहीं की। ये बड़े शर्म की बात है क्योंकि वो राशि जब दी जा रही है और पूरा सत्र जब खत्म होने आया उसके बाद भी अगर वो राशि खत्म नहीं हुई है तो इसका सीधा मतलब है कि सांसद उस राशि को खर्च नहीं करना चाहता। वो उस वर्ग के लोगों को, वो ऐसा नहीं है कि उन वर्ग के लोगों को उसकी जरूरत नहीं है। जब आप जाते हो फील्ड में तो कई स्कूलों में बच्चों के लिए पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती है, कई जगह पर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था नहीं है। सांसद सिर्फ जाते हैं, वादे करते हैं और वो वादे घोषणा ही हो जाती है, घोषणा को पूरा नहीं होता है। और यही कारण है कि समय निकलता जाता है, फिर 5 साल बाद दूसरे सांसद चेंज हो जाते हैं, विधायक चेंज हो जाते हैं, मंत्री चेंज हो जाते हैं। पर आज स्थिति अगर देखे जाए तो वही जस की तस बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपने कहा कि अभी बिहार में जो सर्वे हुआ था उसने बताया कि गरीबी का जो है जाति से कितना संबंध है। क्या ये सही रास्ता है? अगर जातिगत सर्वे कर लिया जाए तो इस स्थिति से काफी हद तक जो है समाधान के प्रति कम से कम जो रास्ता है वो सही रास्ता हो सकता है? जी नेहा जी, ये मैं इस मसले पर राहुल गांधी जो कहते हैं कि ये समाज का एक्सरे है, तो निश्चित रूप से जब किसी बीमारी का पता करना होता है तो आप
पैथोलॉजिकल जांच करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो ये तो सामाजिक जो बीमारी है उसकी पड़ताल करनी है, तो क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन आज की तारीख में देश में एक ऐसी ये सत्ता कायम है जिसको इससे जरूरत नहीं है। वो इसको समाज को तोड़ने वाला बता रहा है कि इससे समाज टूट जाएगा। तो समाज को जोड़े रखने के लिए हम गरीबी पर बात नहीं करें, हम प्रतिनिधित्व के सवाल पर बात ना करें, हम बेरोजगारी पर बात ना करें, भुखमरी पर बात ना करें, किस समाज में कितनी गरीबी है, कितना प्रतिनिधित्व है, कितनी बेरोजगारी है, इन सवालों पर चर्चा न करें। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार आप बीमारी का पता कैसे लगाएंगे। आप अब इसके बरक्स आप नारा दे रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए। क्या आदिवासी हिंदू है? नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। आदिवासी एक अलग आइडेंटिटी है, उनकी अपनी संस्कृति है, अपनी जीवन शैली। उनके माथे पर तिलक लगा करके, उनके माथे उनके कपार पर भगवा बांध करके और उनको बना दीजिए कि नहीं ये भी हिंदू है। तो आप हिंदू बनाने की परियोजना पर काम करते रहिए, बेरोजगारी के सवाल पर बात न करें। अगर बेरोजगारी के सवाल पर बात होगी तो आपको आर्थिक संरक्षण करवाना पड़ेगा, आपको जनगणना में ये इन जाति आधारित जनगणना करवानी पड़ेगी ताकि उसके आधार पर आंकड़े सामने आए। और दुनिया के तमाम मुल्कों में, वो चाहे विकसित राष्ट्र हो या अविकसित राष्ट्र हो, इस तरह के पैरामीटर पर काम हुआ है। अफर्मेटिव एक्शन जिसको कहते हैं, वो उसको लेने के लिए इस तरह से काम होते रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है? तो आप समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं? तो ये इसमें आज का सवाल नहीं है। सवाल तो है कि आजादी के बाद ये होना चाहिए था, नहीं हुआ, इतने लंबे समय तक नहीं हुआ। कांग्रेस को आज याद आई चीजों को, ठीक है, लेकिन ये इन चीजों को रोकने की, इसमें तो मुझे लगता है कि सब सम्मति से ये होना चाहिए था। उसमें बाद में जो आरएसएस का जो एक बयान आया कि केरल में जो उनकी मीटिंग हुई थी कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक इस्तेमाल ना होना चाहिए। तो गजब की बात कर रहे हैं भाई आप। पहले क्या एक्सरे हम करवाएंगे तो अपने शरीर का एक्सरे अगर करवाएंगे तो पहले शर्त डॉक्टर रखेगा कि भाई इसका इस्तेमाल आप ये बताने के लिए ना कीजिएगा कि आपको कौन सी बीमारी है। ये तो गजब का तर्क है। तो हमारा समाज आज की तारीख में नेहा जी अपने आप को वहां ले जाने की सोचता ही नहीं है जहां बाबा साहब ने आज से 70-75 साल पहले सोचा था। उनको लगता है कि बाबा साहब के इतना आधुनिक और लोकतांत्रिक नेतृत्व भी बहुत कम था। वो उनके बराबर के नेहरू जी ही थे जी। इस मामले में गांधी जी भी उनसे कमतर नजर आते हैं कि वो भारत को आधुनिक राष्ट्र कैसे बनाया जाए। जी। महिलाओं बिल्कुल, भारत को अगर आधुनिक राष्ट्र बनाना है तो गरीबी का जो मूल कारण है उसका पता लगाना, उस बीमारी का पता लगाना, और उसके लिए एक्सरे का होना बहुत जरूरी है। हेमंत जी, मैं चाहती हूँ उस पर तो उनकी पूरी थीसिस है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब ने इसी पर अपनी थीसिस लिखी थी। बिल्कुल हेमंत जी, मैं जानूंगी आपके जरिए, अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे कि बाबा साहब की जो सोच है वो कितनी आधुनिक और कितनी डेमोक्रेटिक सोच थी, और वो वाकई अगर उस सोच को अपना लेता भारत या फिर राजनीतिक दल, तो भारत हो सकता है कि मौजूदा वक्त में हम विकसित भारत में बैठकर ये चर्चा कर रहे होते। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर दलितों और आदिवासियों का प्रतिनिधित्व सही तरीके से होता तो हो सकता था कि भारत में ये जो गरीबी का मूल कारण है या फिर जो शोषण और अत्याचार के ये जो घिनौने अपराध सामने आते हैं, इस पर भी एक हद तक लगाम लग गई होती। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, आइए उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हेमंत सर, आपको टोका मैंने, लेकिन समय की बाध्यता थी, ब्रेक की मजबूरी थी, लेकिन मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहती हूँ जिसमें 2018 से 2022 के बीच ये जो दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों के खिलाफ क्राइम का आंकड़ा है, इसमें 35% का इंक्रीज हुआ है, यानी कि 35% बढ़ोतरी। और उसके साथ एक और चिंता की बात यह कि कन्विक्शन रेट जो है उसमें भी गिरावट देखी गई है। तो क्या भारत ने जिस परिस्थिति को अचीव कर लिया था, जो उपलब्धि आ गई थी कि चलिए हम अपने दलितों या फिर आदिवासी वर्ग के लोगों को थोड़ा सा सशक्त बनाएं या फिर थोड़ा सा अधिकारों के प्रति सचेत करें, उससे भी हम पीछे जा रहे हैं? नेहा जी, आप याद कीजिए 2018 के अप्रैल को, 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था। किस बात के लिए बंद हुआ था? सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज शायद अरुण मिश्रा उनका नाम था,
और ये उनका जो निर्णय आया था SC/ST एक्ट को एक तरह से डाइल्यूट कर दिया गया था। जी। SC/ST एक्ट जो है वो दलितों को, आदिवासियों को एक तरह से प्रोटेक्शन देता है सामाजिक उत्पीड़न, हिंसा के खिलाफ। तो उस प्रोटेक्शन को आप हटा रहे थे, उसको डाइल्यूट कर रहे थे। तर्क यह दिया जा रहा था कि इसका मिसयूज हो रहा है, इसका नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हकीकत यह है, हम सब, अभय जी भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, आप भी जानती होंगी कि इसका मिसयूज कौन लोग करते हैं। समाज का वही ताकतवर तबका गरीबों को बरगला करके अपने हित में उनका इस्तेमाल करता है। कोई इंडिपेंडेंटली अपने ढंग से करता हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो आप दुनिया में बहुत सारे कानूनों का गलत इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या आप उसके लिए कानून खत्म कर देंगे? संसद में आज की तारीख में लगभग 30-35% लोग ऐसे लोग हैं जो दागी लोग पहुंचे हुए हैं। क्या संसद को खत्म कर दिया जाए? चुनाव खत्म कर दिए जाए? बहुत सारे दागी लोग, नोटोरियस लोग चुनाव जीत करके संसद पहुंच जाते हैं। तो सवाल ये है कि आप याद कीजिए 2018 का वो दिन जब पूरा भारत बंद हुआ था, तो आप समाज को, जब मैं बार बार कह रहा हूं कि समाज कैसे देखता है, जो एक ताकतवर समूह है, इस समूह को कैसे देखता है, दलितों को, आदिवासियों को, उनको लगता है कि ये इनको जो प्रोटेक्शन है उसको भी खत्म कर दिया जाए। तो आप एक तरफ उधर ले जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो आप आंकड़े बता रही है वो आंकड़े काफी ये खौफनाक हैं, जो दिखाते हैं कि कैसे उत्पीड़न बढ़ रहा है। तो ये उत्पीड़न की घटनाएं, मैं समझता हूं कि इसको अलहदा नहीं है, बल्कि आप सोसाइटी को जितना हिंसक, जितना उग्र बनाया जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? जो सबसे कमजोर तबका है उसके ऊपर पड़ेगा जी। उसका सबसे पहला शिकार वही होगा। तो जिन लोगों को ये भ्रम है कि ये हिंसा, यह उग्रता, यह नफरत और घृणा सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ है, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, तो आप याद कीजिए वो मशहूर उक्ति जो है कि पहले वो यहूदियों के लिए आए, उसके बाद कम्युनिस्टों के लिए आए, उसके बाद उनके लिए आए, उनके लिए, और अंत में आपके लिए आए, और तब पता चला कि आपके पीछे कोई नहीं खड़ा है। तो ये जो स्थिति है कि आप जिस तरह का जो माहौल है, जो मैं कह रहा हूं कि उस माहौल में अगर समाज को हिंसक, उग्र और असहिष्णु बनाया जाएगा, तो सोसाइटी का जो सबसे कमजोर तबका है, जिसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, बिल्कुल, जिसके साथ ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है और अभी वर्तमान दौर में भी हो रहा है, तो जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, जिसको बचाने की जरूरत है, जिसको संरक्षण देने की जरूरत है, उसको आप चाहते हैं कि संरक्षण भी हट जाए और सोसाइटी उग्र और असहिष्णु भी बन जाए। तो असहिष्णु समाज में सबसे ज्यादा चोट ऐसे ही तबकों पर पड़ती है। बिल्कुल। इसीलिए ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और इन आंकड़ों पर जो बहस होनी चाहिए, जो चिंता हमारे माननीय सांसदों की तरफ से होनी चाहिए, वो चिंता भी नदारद दिखती है, इसलिए ये स्थिति को और ज्यादा विकट बनाती है। डॉक्टर अभय, बहुत ही कम समय शेष रह गया है, तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप स्वयं एक ट्राइबल नेता है, आपके सामने ऐसे बहुतेरे केस आए होंगे जब खास करके दलितों और आदिवासी समुदाय की जो महिलाएं हैं उनका शोषण जो है बहुत ज़्यादा होता है। इस क्षेत्र में आप क्या पाते हैं, खास करके आप जिस इलाके में वहाँ पर लोगों से मिलते हैं, जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या कुछ बदला है? लगातार बीजेपी का शासन मध्य प्रदेश में भी और अब तो छत्तीसगढ़ में भी, जो कि आदिवासी बहुल प्रदेश है। जी देखिए, इसको मैं इस तरीके से देखता हूं कि मध्य प्रदेश जैसा जो स्टेट है, यहाँ पर जागरूकता निश्चित रूप से आई है ST/SC वर्ग में, ट्राइबल, खासकर ट्राइबल वर्ग में बहुत अच्छी जागरूकता आई है। आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो काफी जागरूक हुई अपने अधिकारों को लेकर। जय संगठन जैसे संगठन पिछले 5 सालों से लगातार सरकार की नाक में दम किए हुए हैं। आप देखेंगे, मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं पिछले 4-5 सालों की अगर हम देखेंगे तो जिंदा जला देने जैसी बातें आई है, महिलाओं को मार के गाड़ देना, 10 फीट गड्ढों में पूरे परिवार को खत्म कर देना, एक गरीब आदिवासी को ट्रक के पीछे घसीट के उसको मार डालना, और इस तरीके की जो घटनाएं पिछले सालों में जो हुई है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि
जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, जो दबंग लोग हैं, और एक तरफ जो वंचित वर्ग है या जो एसटी एससी का वर्ग है, तो एसटी एससी का वर्ग जो है वो आज सशक्त होना शुरू हुआ है, वो पढ़ा लिखा होना लेकिन जो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व है वो इन सब घटनाओं को पुरजोर तरीके से नहीं उठा पाता, इसीलिए जो ये स्थिति है कहीं ना कहीं जो प्रभुत्व है अभी उस ताकतवर वर्ग के पास लगातार बना हुआ है। जी, मैं इसी बात पे मैं एक बात बोल रहा हूँ कि यहाँ के किसी भी सांसद ने, मध्य प्रदेश के एसटी एससी के 5-6 सांसद हैं यहाँ पर इन्होंने किसी ने भी उस घटना को लोकसभा में नहीं उठाया, और यहाँ की जो सत्ताधारी दल के जो विधायक थे उन लोगों ने विधानसभा में नहीं उठाया। तो ये बड़े शर्मनाक बात है कि वो जिनको हमने चुन के भेजा है उनकी ये जिम्मेदारी जिसका वोट पा लेते हैं उसको वोट पाने के बाद बुला दिया घेरने का वो करना चाहिए, वो वहां पर मौन हो जाते हैं, और जब उनसे पत्रकार सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमको इस घटना की जानकारी नहीं है। ये इतने बड़े शर्म की बात है। ऐसे में आपका दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है डॉक्टर अभय, आपका दायित्व तो काफी बढ़ जाता है अगर आपके चुने हुए प्रतिनिधि या फिर सांसद या फिर विधायक नहीं सुनते इन सब घटनाओं पर। ऐसे में आपके जरिए जो जागरूकता है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर अभय ओरी आपका भी और हेमंत सर आपका भी कि आपने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। हमने कोशिश की कि बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत के संविधान की जो है संविधान लिखा और जिस भारत की कल्पना, जिस भारत में आदर्शों की बात उन्होंने रखी, उस आदर्शों से भी हम काफ़ी पिछड़ते, जिस जगह को, जिस परिस्थिति को हमने हासिल कर लिया था उससे भी पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, डेटा है, वो भी यही दर्शाते हैं कि कितना अत्याचार पहले के मुकाबले बढ़ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन फीडबैक की अपेक्षा बनी रहती है, इसलिए लिखिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।